यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। तो अगर मैं हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी देखूं तो 1800 में by the year 1800 there were only 31 elements that were discovered. By the year 1865 my number of discovered elements became 63 and more. And at present, matlab let us take for 2021 we have a total of 120 elements जो कि प्रॉपरली डिस्कवर हुआ है। अब मेरा प्रॉब्लम इज ये 31st एलिमेंट्स जो पहले डिस्कवर हुआ था एंड 63 एलिमेंट्स जो 1865 तक डिस्कवर हुआ है एंड बाकी का जो 40 एलिमेंट्स जो फिलहाल डिस्कवर हुआ है, वो सबका प्रॉपर्टी मेरे को जानना जरूरी है, वो कैसे आता है वो जानना जरूरी है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, कैसे केमिकल बॉन्डिंग है, ये सब कुछ हम लोग के लिए जानना जरूरी है। बिकॉज सारे एलिमेंट्स का कुछ कुछ कंपाउंड्स है जो हम लोग किसी ना किसी काम में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को यूज कर रहा हूं तो वो कंपाउंड किस चीज से बने हैं वो भी हम लोग को जानना जरूरी है। बट इतना एलिमेंट 120 एलिमेंट को इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत ही दिक्कत हो गया था। 120 एलिमेंट को तुम अगर इंडिविजुअल स्टडी करोगे तो जितना वास्ट प्रॉपर्टी है एक सिंगल एलिमेंट का, तो मान लो एक एलिमेंट स्टडी माने पूरा डीपली स्टडी करने के लिए मिनिमम एक से 2 साल लगता है। तो 120 एलिमेंट मतलब 200 से 250 साल, विच इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इतना टाइम तो हम लोग के पास है ही नहीं, हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं ये नहीं पता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक आसान सा तरीका दिया कि हम लोग एक चीज यूज करते हैं, बचपन से यूज कर रहा है, दैट इज टेबल। टेबल का काम क्या होता है? टेबल का काम होता है कि शॉर्ट में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करना, ताकि हम लोग एग्जाम के पहले जब रिवाइज करें तो वो टेबल पढ़ने से हम लोग का दिमाग में ब्रश अप हो जाए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो साइंटिस्ट क्या दिया, एंड एक चीज याद रखना, तुम लोग जब भी टेबल बनाते हो, किसी भी चीज का टेबल बनाओ, तुम लोग जाने अनजाने में एक चीज करते हो, यू मेक द टेबल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। बिकॉज तुम लोग क्या करते हो, हर एक कॉलम का नाम देते हो, हर एक कॉलम के नीचे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूं डिफरेंशियल बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस, तो तुम क्या करोगे, सॉलिड्स आर हार्ड, can brittle, liquids are soft, they can flow, gas can flow, solids have high density, lower than that of solids, lower than that of liquids। तुम ऐसा लिख रहे हो बाय डिफॉल्ट, तुम लिख के ऐसा, एंड इन द रिटर्न तुम क्या कर रहे हो, तुम एक कंप्लीट टॉपिक को तुम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट कर रहे हो। तो साइंटिस्ट लोग दिया था कि इतना सारे एलिमेंट्स को अगर मैं एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट कर पाऊं, जहां पर मेरे को सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी पढ़ना इजी हो जाएगा, तो हम लोग वो क्यों ना करें। दैट थिंग बिकेम नोन एज समथिंग कॉल्ड अ पीरियोडिक टेबल। बट पीरियोडिक टेबल का नाम ऐसा आसानी से नहीं आया था। बहुत सारे एलिमेंट्स है जो कोशिश किया था कि ठीक है, तो मैं पहला इनिशिएटिव लेता हूं कि कैसे एलिमेंट को लाइक एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज किया जाए। उसमें पहला जो इंसान का नाम है उसका नाम है डोब्रेनर। तो डोब्रेनर क्या किया था, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3, नॉट 3 ग्रुप्स बट इन ग्रुप्स ऑफ 3। तो वो क्या किया, वो बेसिकली कुछ 9 एलिमेंट को अरेंज कर पाया था। वो 9 एलिमेंट क्या है, LiCa, Cl, सोडियम, Sr, Br, K, Va, I। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यही 9 क्यों, बाकी 9 क्यों नहीं? बिकॉज ये जिस टाइम में था इट वाज 1802 टू 1850। ये इतना टाइम में उसका साइंटिफिक डिस्कवरी वाला पीरियड था। अब 1800 में कितना एलिमेंट था, 31। तो उसको उस टाइम में जितना एलिमेंट्स मिला आसानी से वो क्लासिफाई कर सकता था, वो 9 एलिमेंट्स में वो क्लासिफाई कर दिया। एंड बट वो तो कुछ बेसिस में क्लासिफाई किया होगा। उसका कहना था कि बीच में मेरा जो एलिमेंट है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, बीच में मेरा जो एलिमेंट है उसका जो नॉट मॉलिक्यूलर वेट, उसका जो एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक मास विल बी द एवरेज बिटवीन दिस एंड दिस। अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम बोल दूं, इसको सेकंड कॉलम बोल दूं, इसको थर्ड कॉलम बोल दूं, तो अकॉर्डिंग टू डोबरेनर एटॉमिक मास of second column is equal to
एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट कॉलम प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड कॉलम बाय 2। ये हुआ मेरा एवरेज का फॉर्मूला। एंड मजे का बात यह है कि ये तीन एलिमेंट तक ये मिल भी जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल लिथियम का एटॉमिक वेट तब निकल गया था 7, क्लोरीन का निकला था 35.5। अब तुम दोनों को प्लस करो, सॉरी ये एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब तुम दोनों को प्लस करो, 35 + 5 कितना होता है? 42 के आसपास। उसको हाफ करो तो आता है 20। तो इसका एटॉमिक मास लगभग उस टाइम में 20 के आसपास था। हाँ ये बात है कि उसके बाद में इसका एटॉमिक मास 80 के बराबर आ गया था, बट अप्रोक्सीमेटली तब के टाइम के मुताबिक उसको ये चीज मिल गया था। तो he said that the middle element of each of the triads had an atomic weight exactly halfway between the weights of the other two, right? अब this failed, ये क्यों फेल हो गया था? बिकॉज ये कुछ 30 एलिमेंट्स के बाद ये फेल हो गया था। बिकॉज 30 एलिमेंट्स के बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ता रहा तो ये जो फॉर्मूला था ये और फॉलो नहीं हुआ। ये एग्जैक्टली अच्छा, तो हाँ ये जो फॉर्मूला था ये फॉलो नहीं हुआ। तो जब ये फेल हो गया, जब ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, तब और एक साइंटिस्ट आया था जिसको बोला जाता है न्यूलैंड दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव बेसिकली म्यूजिक से इंस्पायर्ड था। म्यूजिक में हम लोग जो धुन गाता है, क्या था हम लोग का? सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा आता था। तो ये बोला था कि मैं एलिमेंट को ऐसा अरेंज करूंगा ताकि कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद एक एलिमेंट के नीचे में जो और एक एलिमेंट लिखूंगा उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। सिमिलरली यहां पर मैं फिर से रे लिखूंगा, यहां पर मैं फिर से गा लिखूंगा, यहां पर मैं फिर से मा लिखूंगा, फिर से पा, फिर से धा, फिर से नी। तो वो बोला था कि 1 2 3 4 5 6 7 जो 8वीं एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ सेम होगा, जो 9वीं एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी दूसरा, जो 10वीं वो तीसरा, जो 11वीं वो चौथा, जो 12वीं वो पांचवा, ऐसा एलिमेंट के साथ वो सेम होगा। बिकॉज उसका जो अरेंजमेंट था इट यूज टू रिपीट आफ्टर 7, सो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये म्यूजिक के पैटर्न फॉलो करता है। एंड वो ये ऐसा किया, वो ये क्यों किया था? वो इसलिए किया था बिकॉज उसके पास कुछ कुछ एलिमेंट्स मिला था जो सही में रिपीट हो रहा था, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो सा रे गामा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद तब तक नोबल गैस नहीं आया, तो इसके बाद के एलिमेंट था सोडियम। तुम आज का रिसेंट पीरियोडिक टेबल खोल के देखो, लिथियम के नीचे सच में सोडियम ही है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम ही है, फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर से यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर कैल्शियम। इसके बाद जाके वो रुक गया। क्यों? बिकॉज इसके बाद तुम अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे 21, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20, 21 एटॉमिक नंबर से जो एलिमेंट्स है टिल तुम्हारा 30, उसके एटॉमिक वेट वेरी लेस डिफर करता है। ये तो बेसिकली नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में आता भी नहीं है। इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्या हुआ था, पहला में मेरा 7 एलिमेंट था, सेकेंड में मेरा 7 एलिमेंट था, यहां पर मेरा एलिमेंट बढ़ गया था 17। तो 7 के जगह में 17 एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं होता था, बट तब तक इतना कुछ डिस्कवर नहीं हुआ था। एंड जब 21 व 22 में वो जो भी एलिमेंट रखा, देखा कि ये कॉलम में इसका प्रॉपर्टी बाकी दो से मैच नहीं कर रहे, तो इसका थ्योरी यहां पर जाके
रुक गया। अब इसी से इंस्पिरेशन लेके मेंडल ने क्या किया, नॉट मेंडल, सॉरी, मेंडलीव ने क्या किया, मेरा मुंह से मेंडल निकल गया, वेरी सॉरी, बिकॉज मेंडल जेनेटिक्स का बहुत बड़ा हस्ती है। तो मेंडलेव क्या किया, मेंडलेव एक लॉ दिया, बिकॉज अभी तक कुछ लॉ नहीं था। डोबन ने सोचा था वो बीचों बीच होगा, ये बोला था कि मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूं ताकि एवरी 8वीं रिपीट कर रहा है। अच्छा, मेंडलीव लॉ क्यों दिया था, बिकॉज पहला दोनों का कुछ कुछ दिक्कत आया था। फर्स्ट इज आइसोटोप। अब आइसोटोप मतलब क्या है, आइसोटोप पर एलिमेंट्स जिसका सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा, ठीक है। तब तक आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ नहीं, बट हम लोग लिख के रखा आइसोटोप बिकॉज काम है। एंड सेकेंड इज न्यू एलिमेंट्स, जो मैं बोला कि इसके बाद जो जितने भी एलिमेंट्स आते गया वो और न्यूलैंड अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव में बैठा नहीं पाया था, तो उसका काम तो वहीं खत्म हो गया था। फिर मेंडलीव आया, मेंडलीव एक ऐसा लॉ दिया जिसमें हम मेरा सेकेंड वाला प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो गया। वो लॉ क्या था, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। वो लॉ था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट करता है, राइट। जैसे तुम लोग साइन वेव जानते हो, कॉस वेव जानते हो, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है। अगर तुम साइन वेव प्लॉट करोगे तो साइन 0 इक्वल टू 0 एंड अगेन साइन 180 इक्वल टू 0, तो 180 डिग्री बाद साइन का वैल्यू वापस अपने पुराना जगह पे वापस आता है। सिमिलरली कॉस, सिमिलरली टैन। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने जगह पे वापस आए। फंक्शन मतलब तुम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस करोगे क्लास 12 में। फंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर इक्वेशन किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 6x² प्लस 9, यहाँ पर x y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, x का तुम जो भी वैल्यू दोगे y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसको बोलता है फंक्शन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मेंडलीव ने बोला था कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद रिपीट करेगा, एंड वो प्रॉपर्टी किसके साथ चेंज होगा, इट विल चेंज विद एटॉमिक वेट्स। सो वेरी सिंपल, मेंडलीव क्या किया, मेंडलीव एलिमेंट्स को उठाया, मेंडलीव एलिमेंट्स को उठाया एंड उसके एटॉमिक वेट्स के मुताबिक वो उसको लेस करते गया, उसके एटॉमिक वेट्स के मुताबिक वो उसको लेस करते गया। तो लेट्स सी वो कैसा प्लेस किया था। अच्छा, उसके पहले वो एटॉमिक वेट्स भी लिया था एंड वो क्या किया था, वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी रीडिंग लिया था, बिकॉज उसको टेस्ट करना था कि हाँ मेरा एटॉमिक वेट के साथ मेरा प्रॉपर्टीज लिंक है। तो वो क्या किया था, वो सारे फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होता है लाइक डेंसिटी बोलो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कैसे ऑक्साइड फॉर्म होता है, कैसे क्लोराइड फॉर्म होता है, ये सारे चीज वो टेस्ट किया, टेस्ट करके एक टेबल में रखा एंड फिर वो ये लॉ दिया कि हाँ ये मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से वापस आता है, ये डेंसिटी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से वापस आता है। तो लेट्स सी वो कैसे अरेंज किया था। इसका जो पीरियोडिक टेबल है इसको बोला जाता है मेंडल्स फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसमें क्या है, बीच में मेरा हाइड्रोजन है एंड याद रखना उसका टेबल यहाँ पर हीलियम से शुरू होता है, लिथियम कंप्लीट जाता है, टेल फ्लोरीन, फिर से जो मेरा नियॉन गैस है, जो मेरा नोबल गैस है, वो हीलियम के नीचे रखा जाता है, फिर ऐसे कंटिन्यू होता था। एंड बिकॉज ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स था तो वो ऐसे अरेंज किया ताकि लेफ्ट टू राइट मेरा एटॉमिक वेट इंक्रीज करे एंड इसके सिमिलर जो प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आएगा उसको इसके नीचे रखा, लिथियम का सिमिलर जो एलिमेंट आएगा वो लिथियम के नीचे बैठेगा, इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम के सिमिलर जो एलिमेंट आएगा वो इसके नीचे आएगा, बोरॉन के सिमिलर जो एलिमेंट आएगा वो इसका नीचे आएगा। ये आइडिया उसको कहां से मिला, बिकॉज न्यूलैंड ऑलरेडी 7 के ग्रुप में डिवाइड करके गया था, वो उसको मॉडिफाई किया। करने का फायदा क्या हुआ, बिकॉज मेरे पास एटॉमिक वेट है, अब किसी दो एटम का तो एटॉमिक वेट कंप्लीट सेम नहीं होगा, बिकॉज एटॉमिक वेट का मतलब क्या, एटॉमिक वेट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स मी एटॉमिक नंबर। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों एटम के लिए सेम है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, मतलब दोनों एटम एक ही चीज का है ना, तो वो मेरे लिए अलग एटम नहीं हुआ। तो वो क्या किया, मैं जब एटॉमिक मासेस को इंक्रीज ऑर्डर में रखते गया, तो जितना भी नया एलिमेंट आए, मैं अगर उसका एटॉमिक मास मेजर करूं एंड उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी मेजर करूं, मान लो बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, तो मेरे पास ऑल क्वालिटी बना बना टेबल है। हम लोग देखेंगे कि उसका जो डेंसिटी का वैल्यू आया वो कौन सा टेबल में मैच कर रहा है, वो लाइक कौन सा कॉलम में मैच कर रहा है, वो कॉलम के नीचे जहां खाली जगह मिला वहां पर मैं डाल दे रहा हूं। तो नया एलिमेंट का जो दिक्कत वो तो मेंडल ने सॉल्व कर ही दिया था, बट यहां पर दिक्कत हुआ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार, बिकॉज आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। अब डिफरेंट मास नंबर मतलब मेंडलीव के टेबल के मुताबिक दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, बट ओरिजिनली दे आर द सेम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल C12, C13, C14, इसका एटॉमिक नंबर सबका 6 है, बट मास 12, 13, 14। तो मेंडल के मुताबिक ये तीनों दे आर 3 एलिमेंट्स, whereas रियल लाइफ में दे आर ऑफ ओनली कार्बन। यहां पर दिक्कत हो गया। क्यों दिक्कत हुआ? बिकॉज जहां पर 12 बैठेगा, 12 के नेक्स्ट वाला रो में 13 बैठेगा, फिर नेक्स्ट वाला रो में 14 बैठेगा, बिकॉज मेरा लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है, मैं वैसे ही बैठाऊंगा। अब 12 का जो प्रॉपर्टी है उसका मैक्सिमम प्रॉपर्टी 13 जैसा होगा, उसका मैक्सिमम प्रॉपर्टी 14 जैसा होगा, बट 12 का जो एंटर कॉलम है, 13 का जो एंटर कॉलम है, ये दोनों का प्रॉपर्टी तो अलग है ना, बिकॉज दोनों का एटॉमिक मास अलग है। 13 का जो प्रॉपर्टी है, 14 का जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों कॉलम का प्रॉपर्टी अलग है, बिकॉज दोनों का एटॉमिक मास अलग है। यहां पर आके मेंडल को हुआ दिक्कत। तो मेंडल का फर्स्ट प्रॉब्लम वाज प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ आइसोटोप। फिर से आया आइसोबार। आइसोबार मतलब सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब मेंडल के मुताबिक सेम मास नंबर मतलब वन एलिमेंट, बट प्रैक्टिकली डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स। तो मेंडल क्या किया, मेंडल को एक ही जगह पे, एक ही मान लो एटॉमिक वेट 20, एक ही 20 के ग्रुप में उसको एक से ज्यादा एलिमेंट डालना पड़ा, बिकॉज आइसोबार का भी तो मॉलिक्यूलर मास मेरा सेम ही आता है, राइट। तो उसको लगा कि चारों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बट बिकॉज चारों अलग अलग एलिमेंट है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाने लगे। तो यहां से हुआ मेरा कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन को कैसे मिटाना जाए? ये कंफ्यूजन को मिटाने से पहले साइंटिस्ट को ये चीज करना जरूरी था कि मेंडल ने ऐसा क्या किया, मेंडलीव ने ऐसा क्या किया जो प्रॉपर नहीं था, एंड ये दिक्कत आ गया। तब तक साइंस ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है, हम लोग 20th सेंचुरी में हम लोग ऑलरेडी पैर दे चुके हैं। तो 1913 के आसपास मेरा केक्स रे का डिस्कवरी हुआ था, एंड केक्स रे डिस्कवरी होने के साथ हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज फ्रीक्वेंसी, रूट ओवर ऑफ फ्रीक्वेंसी विद रेस्पेक्ट टू एटॉमिक मास, एंड मेरे को ये स्ट्रेट लाइन मिला था। मैं अलग अलग एलिमेंट्स लिया था, अलग अलग एटॉमिक मास लिया था, एंड ये हुआ मेरा एटॉमिक नंबर, एंड ये हुआ मेरा एटॉमिक मास। हाँ, तो मैं अलग अलग एलिमेंट लिया था, उसका अलग अलग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हुआ, मैं सबको प्लॉट किया। मैंने देखा एटॉमिक नंबर के साथ मैं जब फ्रीक्वेंसी ऑफ जो रेडिएशन है उसको अगर मैं एमिट कर रहा हूं वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एंड अगर एटॉमिक मास के साथ कर रहा हूं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा। ठीक है, यहां से पता चलता है कि एटॉमिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी का एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप मतलब, फिलहाल याद रखो, जिस प्रॉपर्टी का लीनियर रिलेशनशिप होता है किसी और प्रॉपर्टी के साथ, इसका मतलब यहां पर ये दोनों में कोई एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है बिकॉज ये लीनियर नहीं है, बट यहां पर दोनों में कोई एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा बिकॉज मैं एक्सरे दे रहा हूं तब ना रेडिएशन बाहर आ रहा है, ऑटोमेटिकली रेडिएशन तो बाहर आया आता नहीं है। तब तक यही पता था कि ऑटोमेटिकली कोई
एटम से रेडिएशन बाहर नहीं आएगा, उसके बहुत साल पहले रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी होता है, तो फिलहाल भूल जाओ। यहां तक टिल 1913 तक पता था कि डिफॉल्ट कोई एटम से रेडिएशन बाहर नहीं निकलता है, हम लोग उसको एक्सरे देता है तो वो कुछ रेडिएशन छोड़ता है। तो इंडिपेंडेंट क्या हो सकता था? एटॉमिक नंबर। इसलिए मेंडलीव जब सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के मुताबिक अरेंज किया था तो यह दिक्कत हुआ था, इसलिए इसी लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एंड व्हाट डज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स? The physical, not the properties of an element, but the chemical and physical properties of elements are periodic function of their atomic masses. Sorry. एटॉमिक नंबर्स। बिकॉज कब तक मेरा प्रूफ हो गया था कि एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा फंडामेंटल है। ये मेरा आइसोटोप का प्रॉब्लम सेव कर दिया एंड आइसोबार का प्रॉब्लम भी सेव कर, ठीक है। बिकॉज आइसोटोप मतलब सेम एलिमेंट, आइसोबार मतलब डिफरेंट एलिमेंट। एंड ये तो जायज है ना कि अगर किसी भी ट्रेंड में एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर भी बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होगा, बिकॉज एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होना चाहिए ना, बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के पीरियोडिक नेचर फॉलो करता है, सेम प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर का भी पीरियोडिक नेचर फॉलो करेगा। दिस गिव राइज टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मार्केट में बिकता है ना उसको बोलता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कौन दिया था? दिस इज कॉल्ड फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज जॉन एफ मोजले, ठीक है। इसको मोजले पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। ये क्या बोला था? ये सारे पीरियोडिक टेबल को कुछ हॉराइजेंटल रोज एंड कुछ वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया था। हॉराइजेंटल रोज को बोला जाता था पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम को बोला जाता था ग्रुप्स। एंड तब तक ऑलरेडी ऑर्बिटल डायग्राम आ चुका है। तो ये क्या किया था? अच्छा, इसको बेसिकली मेंडलीव के भाषा में सीरीज बोलता, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको ग्रुप्स, उसको पीरियड्स बोलता है, एंड इसको फैमिलीज बोलता, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको ग्रुप बोलता है। तब तक हम लोग का ऑर्बिटल नोटेशन आ गया था। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसको बोला जाता है एस ब्लॉक, राइट हैंड साइड में जो रहता है नोबल गैस को छोड़ के उसको बोला जाता है पी ब्लॉक, एकदम एक्सट्रीम को बोला जाता है नोबल गैस, और एस एंड पी के बीच जो गैप है उसको बोला जाता है डी ब्लॉक। बहुत साल पहले 1970s के आसपास डी ब्लॉक से भी ब्रेक करके एक केव ब्लॉक बनाया गया था। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ टू एलिमेंट्स, एक्टिनियम एंड लैंथेनियम। ये बेसिकली इसमें सारे एलिमेंट्स, इसमें टोटल आपका 28 एलिमेंट्स है। तो ये सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नेचर फॉलो करते हैं। रेडियो एक्टिव नहीं है पर रेडियो एक्टिव नेचर फॉलो करते हैं। तो कैसे हम लोग ये एक इतिहास है कि कैसे वो 3 ग्रुप वाला कंसेप्ट से मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हम लोग आ गए। अब ये जो नया टेबल, नया एलिमेंट अगर डिस्कवर होगा तो मोजले के टाइम तक 99 तक डिस्कवर था। अब 100 एंड 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे? 100 एंड मोर देन 100, इसको हम क्या करेंगे? इसका भी मेथड निकल गया था मोजले के पास। मोजले बोला था कि अगर एलिमेंट डिस्कवर हो जाए तो उसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। अगर उसका एटॉमिक नंबर किसी और एलिमेंट से सेम है, मतलब वो सेम एलिमेंट है, हो सकता है उसका आइसोटोप, और अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैं तो सीरियली वे में अरेंज किया, तो मेरे को उसके जगह खाली बाय डिफॉल्ट मिलेगा। तो प्लेस करना मुश्किल नहीं हुआ। मुश्किल क्या हुआ? नेम करना। तो फिर बेसिकली क्या हो गया, मोजले ने एक आइडिया दिया था कि हम लोग लैटिन नेम क्यों ना यूज करें। लैटिन नेम मतलब
लैटिन नेम मतलब हर एक डिजिट का एक लैटिन नेम होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 का नाम इज नील, 1 का नाम इज उन, 2 is bi, 3 is tri, 4 is quad, 5th is pend, 6 is hex, 7 is sept, 8 is oct, 9 is doc. And this has got a symbol of N. This is U, this is B, this is T, this is Q, this is P, this is H, this is S, this is O, this is D. तो मेरा जो एटॉमिक नंबर होगा वो 100 and 100 से मोर, मतलब 100, 101, 102, सो ऑन, राइट। तो वो बोला था कि हम लोग यहाँ पर लैटिन नेम यूज करेंगे, जैसे 1 का लैटिन नेम क्या है, उन, पहले लिखा उन। फिर 0 का लैटिन नेम क्या है, नेल, तो उन नेल। अब लास्ट को हम लोग नाम के बाद वी विल ऐड IUM, तो 100 उन नेल, फिर से नेल नीलियम, UNN, उन नेल नीलियम। 101 is उन नेल यूनियम, 102 is उन नेल बायम, 3 is उन नेल ट्रायम, उन नेल क्वाड्रियम, उन नेल पेंटियम। ऐसे हम लोग like we started naming it, and इसका नाम क्या हो गया, ये हम लोग कैसे लिखने लगा, 101 को हम लिखेंगे UNU, उन नेल यूनियम, UNU। 102 is UNB, 103 is UNT and so on। बहुत पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि आज भी ये लिखा हुआ है फ्रॉम एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अब ये तो तब डिस्कवर हुआ था, बहुत सालों बाद इसका ओरिजिनल नाम डिस्कवर हो गया था, एंड फिर पीरियोडिक टेबल में ये UNU UNB हटा के उसका जो नया नाम जो मिला डिस्कवर करने के बाद उसको दिया गया। अब ओके, तो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये है मेरा ब्रीफ हिस्ट्री। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग सब ऑर्बिटल डायग्राम जानते हैं, तो ऐसा क्या है जिसके बेसिस में मेरा s p d एंड f को निकाला गया था। मैं बहुत ब्रीफ बोलूंगा। s ऑर्बिटल केस ग्रुप एलिमेंट का जितना भी s ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी कैन s 1 और 2। जो कैन s 1 है उसको बोला जाता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स, जो NS2 है उसको बोलता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है। जो NS3 तो नहीं होगा, तो यहां पर आके रुक गया, तो दिस इज द S ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद इमीडिएटली P ब्लॉक नहीं आता है, इसके बाद आता है इतना बड़ा मेरा D ब्लॉक। तो बहुत सिंपल मैथ्स है। अब अगर D ब्लॉक एलिमेंट बोलूं मैं, तो D ब्लॉक एलिमेंट में मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में घुसना चाहिए, ठीक है। D ब्लॉक एलिमेंट मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में घुसना चाहिए, तो इट विल बी एनी नोबल गैस 3D n-1 D 1 to 10 NS2। अगर तुम आओबाव प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो तुम यहां पर जो भी रखो 2 मतलब यहां पर तुम 2 तो रख नहीं सकते बिकॉज 1 का D नहीं होता है। दे शुड बी 4 बिकॉज D का मिनिमम इज 3। तो तुम अगर यहां पर 4 रखोगे तो 3D, तो 3D 4S से पहले आता है, इसलिए मैं पहले D लिखा फिर केस लिखा। दिस इज अकॉर्डिंग टू आओबाव प्रिंसिपल। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप 2 में तो NS2 हो गया, अब 2 में चेंज नहीं होगा, तो किस में चेंज होगा, D का वैल्यू 1 से 10। मतलब ये ग्रुप में, ये जो ग्रुप है इसमें एक पीरियड में टोटल 10 एलिमेंट्स रह सकता है, एक पीरियड में टोटल 10 एलिमेंट्स रह सकता है। तो ग्रुप 2 के बाद प्लस 10 करो तो ग्रुप 12 तक तो ये रहा। नेक्स्ट जो ग्रुप 13 से शुरू होता है
ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, नॉट 18, 13, 14, 15, 16, 17, ग्रुप 13 से ग्रुप 17, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट? बिकॉज देखो इसका भी KNS2 तो खत्म हो गया, तो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा KNS2 NP1 to 6। 1 to 6 मतलब KNS2 NP6 इज नोबल गैस। तो इसको अगर तुम छोड़ दो तो KNS2 NP1 से NS2 NP5, दीज आर 5 ग्रुप्स। बिकॉज एक ग्रुप होगा NS2 NP1, उसके बाद होगा NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, तो टोटल 5 ग्रुप होगा, ठीक है। और दिस कैन विल स्टार्ट फ्रॉम 2 to 7, तो 5 into 5 is 25। पी ब्लॉक कंटेंट्स टोटल 25 एलिमेंट्स। तो ऐसे मेरा ग्रुपिंग किया जाता है। केस ग्रुप एलिमेंट्स में मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट विल एंटर इन द s ऑर्बिटल, डी में मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट शुड एंटर इन द d ऑर्बिटल, p में मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट शुड एंटर इन माय p ऑर्बिटल, right? And what is F? F block elements are another noble gas, n minus 2 F 1 to 14, n minus 1 D 1 to 10, NS 1 NS2। तो ये है मेरा, बिकॉज ऑलरेडी हमें केस ग्रुप क्रॉस करके आए हो तो NS का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। बाकी यहाँ पर F ऑर्बिटल है एंड F ऑर्बिटल वैल्यू 1 से 14 चेंज कर रहा है, इसलिए इसका नाम में इसमें करता हूं। दीज आर F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? इन लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है बिकॉज पहला रीजन, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेरे को पता है एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में मेटल्स होता है, एक्सट्रीम राइट में नॉन मेटल्स होता है, तो मेटल्स से नॉन मेटल्स ट्रांजिशन जिस एलिमेंट के थ्रू होता है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट नोइंग कौन सा क्या पीरियड्स है, कौन सा क्या ग्रुप है। बाकी आप लोग का बुक्स में डिटेल में है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज मेन है दैट इज माय पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आई एम स्टार्टिंग पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेरा ट्रेंड्स जानना जरूरी क्यों है? पहला बात, मेरा ट्रेंड्स जानना जरूरी है बिकॉज अगर मान लो मेरे पास ग्रुप 1 में 5 एलिमेंट्स है एंड मेरे पास कुछ एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका मैं देख रहा हूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में घुस रहा है एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन इज NS1, तो वो ग्रुप 1 के नीचे ही आएगा। अब ये जो नया एलिमेंट मैं ग्रुप 1 के नीचे बैठाया हूं, मेरे को फिर दोबारा इसका प्रॉपर्टीज चेक करने का जरूरत नहीं है बिकॉज हर ग्रुप का कुछ प्रॉपर प्रॉपर्टीज है। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ना, दिस प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल। वो इंटरवल है मेरा 1 से लाइक कंप्लीट, 1 से 7 तक 7 एलिमेंट्स का इंटरवल है। उसके बाद ये इंटरवल बढ़ जाता है, बट एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मेरा सारे प्रॉपर्टीज रिपीट होता है एंड मैं पीरियोडिक टेबल में इसी अरेंजमेंट किया हूं कि एक के बाद मेरा सेम प्रॉपर्टीज है, तो मेरे को सारे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिर से चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब है कि हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी पता है, यहां से यहां का प्रॉपर्टी का क्या चेंज होगा वो जानना बहुत जरूरी है। बढ़ेगा या घटेगा या नहीं बढ़ेगा या नहीं घटेगा, ये थोड़ा बढ़ के फिर घटेगा या थोड़ा घट के फिर बढ़ेगा, ये जानना जरूरी है, वरना इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या बोला यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी एटम का पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ऑफ कोर्स उसका साइज, एंड हम लोग उसको बुलाएंगे एज रेडियस। अब जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस बोलते किसको? एटॉमिक रेडियस है कि अगर मेरा एक एटम है, ये मेरा न्यूक्लियस है एंड ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस के साथ इसका जो डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली एटॉमिक न्यूक्लियस। नाउ मैं ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतना मैं लिख रहा हूं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज
2,1, सोडियम का 2,8,1, पोटेशियम का 2,8,8,1। दो चीज यहां पर नोटिस करना है, एक सबका लास्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, जिसके लिए इसका नाम है ग्रुप 1 एलिमेंट्स। एंड ये पीरियड 2 है, मतलब यहां पर 2 ऑर्बिट है। ये पीरियड 3 है, मतलब यहां पर 3 ऑर्बिट है। ये पीरियड 4 है, मतलब यहां पर 4 ऑर्बिट है। तो याद रखना, ग्रुप नंबर गिव्स यू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड गिव्स यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नाउ व्हेन आई गो डाउन, मैं जब नीचे जा रहा हूं, क्या हो रहा है, माय नंबर ऑफ पीरियड्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब ये न्यूक्लियस के बाहर सर्कल बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो लेट अस टेक फॉर कैल्शियम, ये मेरा मान लो लिथियम है, एंड कैल्शियम के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां है। तो ये न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बढ़ गया, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम गया, अगर फोर्स कम गया तो मेरा एटॉमिक साइज वैसे ही बढ़ रहा है, माय एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग ना, बिकॉज माय न्यूक्लियर डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। तो एटॉमिक रेडियस इज, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, it increases down the group. Now what happens in periods? मैं पीरियड का एक एग्जांपल लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नोबेल गैस छोड़ दो। दिस इज 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. What can you see? My number of orbits remain the same. My number of orbits remain the same. राइट, सब में दो दो ऑर्बिट्स है। व्हाट इंक्रीजेस? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, राइट। अगर सेम ऑर्बिट में, लेट अस इमेजिन, इसके लिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। इसके लिए ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। नाउ इमेजिन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरा एटॉमिक साइज नहीं बढ़ रहा है, बट ये छोटे एरिया में क्या हो रहा है, मेरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बढ़ जा रहा है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है, बाहर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो ऑर्बिट्स है वो इसको अपना तरफ खींचेगा। बिकॉज वो इसको अपना तरफ खींचेगा, ये ऑर्बिट्स क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक करके मेरा एटॉमिक साइज को छोटा कर दे रहा है। तो क्या होगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं एटॉमिक, सॉरी, मैं यहां पर लिख सकता हूं एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज ऑफ increase in nuclear attractive force, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। अब एक चीज हम लोग को नोटिस करना होगा कि हम लोग का दिमाग में आ ही सकता है कि अगर पहला सेल में दूसरा सेल में जितना इंक्रीज होगा, तीसरा में इंक्रीज होगा, चौथा में भी वो इंक्रीज होगा, पांचवा में भी वो इंक्रीज होगा। तो बात वैसा नहीं होता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये तुम्हारा जेई का पोर्शन है। ये इसलिए होता है बिकॉज एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग मतलब गार्ड करना। तो क्या होता है जब मेरा इमेजिन तुम्हारे घर का, तुम्हारा जो रूम है, रूम के तुम सेंटर में चेयर लेके बैठे हो, एंड तुम्हारा जो दीवार है दैट इज योर फर्स्ट ऑर्बिट। एंड मान लो वो दीवार इज नॉट मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट, इट इज मेड अप ऑफ क्लोथ, कपड़ा, एंड सारे क्लोथ्स का हर पॉइंट से एक रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ा है, एंड तुम कोशिश कर रहे हो उसको अपने तरफ खींचने के लिए। तुम जो खींच रहे हो दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जितना जितना मेरा दीवार बढ़ता जाएगा उतना मेरा एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। बट अब मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे आसपास दो दोस्त हैं, राइट, एक तुम्हारा फ्रंट में है, एक तुम्हारा बैक में है। तो दे आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट। उसके बाद मान लो बाद जो दीवार है वहां पर टोटल 8 दोस्त है तुम्हारा आसपास इक्वल अरेंजमेंट करके, दे आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेकंड ऑर्बिट। मान लो उसके बाद थर्ड ऑर्बिट है, वहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब
तुम्हारा जो बाउंड्री है वो जब छोटा है, जब तुम और सिर्फ तुम्हारा पहला ऑर्बिट का दोस्त है, तो वहां पर तुम बहुत जल्दी खींच पाओगे, लाइक तुम बहुत जल्दी खींच रहे हो। सेकंड में क्या होगा, तुम्हारा दोस्त सेकंड जब ऑर्बिट आता है तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने है, उसका सामने के सिमिलर पोजीशन में और एक बंदा खड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ये तुम हो, यहां पर एक दोस्त खड़ा है, ये है फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में भी यहां पर एक दोस्त खड़ा होगा, तो तुम इसको खींच रहे हो, बट तुम इसको तो देख नहीं पा रहे हो ना। सिमिलरली यहां पर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन खड़ा है, सेकंड ऑर्बिट का यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन खड़ा होगा, राइट। तो तुम इसको देख पा रहे हो तो इसको खींच पा रहे हो, बट ये इसको गार्ड कर दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है, तुम इसको देख नहीं पा रहे हो, तुम इसको देख नहीं पा रहे हो, मतलब न्यूक्लियस इसको देख नहीं पा रहा है, मतलब न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर एक्ट नहीं करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस का इफेक्ट को शील्ड करता है, गार्ड करता है, ताकि वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पे ना इफेक्ट करे। इसको बोलता है शील्डिंग इफेक्ट। अब ये जब बढ़ जाता है, व्हेन दिस एरिया गोज ऑन इंक्रीजिंग, व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, माय एरिया गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो क्या होता है, इतना छोटा एटम के लिए ये सब को गार्ड करना पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो तुमको ये भले नहीं दिखे, तुमको ये और ये कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अगर किन लोग को तुमको दिख गया तो तुम क्या करोगे, सीधा इसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करोगे। तो तुम्हारा नया सेल तो आ रहा है, तुम्हारा साइज ऑफ एटम इंक्रीज तो आ रहा है, बट आफ्टर पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, तुम फिर से ये सारे दोस्त को अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज और अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये और तुमको शील्ड नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, जितना करके एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा था फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट देन थर्ड ऑर्बिट, वो जो इंक्रीज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। तो तुम्हारा अगर क्वेश्चन आएगा व्हाई इज द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज नॉट यूनिफॉर्म डाउन द ग्रुप, तुम बोलोगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बस वन वर्ड आंसर, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट आई कम टू आयनिक रेडियस। व्हाट इज आयनिक रेडियस? आयनिक रेडियस इज मेटल्स और नॉन मेटल्स जब आयन फॉर्म करता है, वो आयन फॉर्म होने के बाद न्यूक्लियस के साथ लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस इज आयनिक रेडियस, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप तो आयनिक साइज भी बढ़ेगा ना, एटॉमिक साइज आयनिक साइज भी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड इफ एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो आयनिक साइज भी डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अच्छा, अब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या हो रहा है, अच्छा मैं तो बोला, हाँ, तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो आयनिक साइज भी डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बात उसमें नहीं है, बात है कि मेरे जो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन फॉर्म करता है, एंड मेरा जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नॉन मेटल आयन फॉर्म करता है। इसका और इसका रेडियस सेम है क्या, मेरा सवाल यही है। तो पहले मेटल का पढ़ते हैं। मेटल में लेटेस्ट टेक सोडियम, सोडियम का क्या है 2,8,1, सोडियम आयन का क्या होगा 2,8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घट गया, अगर यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट गया तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है 11, प्रोटॉन्स कितना है 11, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो एटम्स को अपने तरफ खींच लेगा, वो जो ऑर्बिट्स है वो ऑर्बिट्स को अपने तरफ खींच लेगा, वो ऑर्बिट्स को अपने तरफ खींचेगा तो क्या होगा, सोडियम प्लस का साइज सोडियम से कम हो जाएगा। सिमिलरली मान लो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज 2,8,3, Al plus 1 it is 2,8,2, फिर Al2 प्लस इट इज 2,8,1, फिर Al3 प्लस दिस इज 2,8। तो यहाँ पर मेरा 13 इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पर 12, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10, बट प्रोटॉन्स तो सब में 13 है ना, प्रोटॉन सब में 13 है मेरा, बिकॉज प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहता है, कोई काम नहीं होता है। तो जहां जितना जितना मेरा चार्ज में मेरा आयंस फॉर्म होते रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होते रहेगा, उतना क्या होगा, माय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो प्रोटॉन का जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है टू द इलेक्ट्रॉन्स, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड क्या होगा, ये जो ऑर्बिट्स है जहां पर ये लास्ट जो ऑर्बिट है, अब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटेगा
उतना अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा एंड क्या होगा, वो धीरे 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 श्रिंक होते रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ इट्स मदर आयन, मदर एटम। तो ऑफ कोर्स सोडियम प्लस का साइज सोडियम से छोटा है, एल्युमिनियम 3 प्लस का साइज एल्युमिनियम से छोटा है, पोटेशियम प्लस का साइज पोटेशियम से छोटा है, एनी मेटल आयन का साइज अपने कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल एटम से छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस इन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है, मान लो क्लोरीन, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 287। ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया एंड क्लोरीन माइनस बना विच इज इक्वल टू 2,8,8। अब यहां पर देखो प्रोटॉन्स कितना है, प्रोटॉन 17 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है, यहाँ पर प्रोटॉन्स 17 है, इलेक्ट्रॉन्स हो गया 18। यहाँ भी उल्टा डायरेक्शन भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचे, बट वैसा होता नहीं है बिकॉज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जिस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स था उसमें उसी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन जितना स्पेस में था यहां पर स्पेस कम गया, स्पेस कम गया मतलब रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू, ये रिपल्शन किसका है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो मैं बोल सकता हूं साइज ऑफ एन आयन इज मोर देन द साइज ऑफ इट्स मदर एटम। तो अगर तुमको कोई, इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक यू हैव गिवन 3 स्पीसीज माने 4 स्पीसीज Mg2 प्लस एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस, तुमको अगर बताना है विच हैज द स्मॉलेस्ट साइज एंड विच हैज द लार्जेस्ट साइज, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल एंड यू हैव टू सी कि ये दोनों कहाँ है। तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो वैसे ही मैं अगर लेफ्ट से राइट जाऊं मेरा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो एल्यूमिनियम का साइज वैसे ही छोटा है एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस which forms a cation, तो साइज ऑफ अ cation इज आल्सो मोर देन द मदर स्पीसीज। तो एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस का साइज सबसे छोटा है एंड मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा है। तो दिस इज 1 आवर लेक्चर। मैं थोड़ा शेयरिंग को अच्छा